नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा और हम बात करने वाले हैं आज थोड़े से जानवरों के बारे में। थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है वो जानवर जिसको देख के हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपक जाती है क्योंकि उनको डर बहुत लगता है। दादा मैं बहुत ज्यादा कलियां नहीं जोड़ूंगी, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रंट्स। दादा, ओवर टू यू। अभिनंदन सबको। तो पहले मैं टीएमसी पे 3 अपडेट्स हैं वो दे देता हूं और वो काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम आज के मुख्य विषय पे जाएंगे, यानी कि ये कॉकरोच का कॉकरोच रूपी धूमकेतु का आगमन, उस पर बात करेंगे। तो पहले मैं टीएमसी और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस पर अपडेट्स दे दूं। 3 बजे तक 74% और 5 बजे तक लगभग 88% के आसपास वोटिंग हुआ है फाल्ता में। तो जो आज ये उपचुनाव हुआ उसमें आसानी से जो दूसरे क्षेत्रों में हुआ वही होता हुआ नजर आ रहा है। ये 90, 92, 93% के आसपास टोटल वोटिंग जाएगा। मैंने ये सबको बताया था कि 30% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं, 70% हिंदू हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ ये वो छप्पा वोटिंग और डायमंड हार्बर मॉडल का मुख्य भूमि था। तो पिछले कुछ 3 चुनाव में देखा गया है कि 86 से लेके 88% तक वोटिंग हुई है, जब इलीगल वोटर्स भी थे वो जो डिलीटेड में उस लिस्ट में। तो डिलीशन के बाद 2,36,000 वोटर्स हैं, जिसमें से 74,500 मुस्लिम है और बाकी हिंदू हैं। तो ये 90% के ऊपर जाने का मतलब तो बहुत साफ है। हवा जिस तरफ जाती है उपचुनाव में जनता उसके विपरीत नहीं जाती है, कोई उनको उसमें फायदा नहीं है। स्पेशली बिकॉज इस वक्त टीएमसी हर दिशा से वो रिट्रीट पे है, तो एक हारी हुई फौज है इस वक्त। तो चुनाव का नतीजा बहुत साफ है। और मैंने एक चीज और कही थी हमारे प्रथम पॉडकास्ट में ये चुनाव पे, कि मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात पे होगी अगर जहांगीर खान फलता से हार जाए। और वो क्यों हार जाएं और क्यों मुझे प्रसन्नता होगी, अब वो शायद सबको प्रतीत है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो ये था पहला अपडेट। दूसरा, एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल के आई कि ये जो एफआईआर, वन ऑफ द मेनी एफआईआर जो अभिषेक बैनर्जी पे लगा है, उसमें से एक था कि इन्होंने हेट स्पीच करी है और जनता को उकसाया है वायलेंस के प्रति। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि ये गृह मंत्री को कभी घुसने नहीं देंगे, उसको हम देख लेंगे, और फिर 4 तारीख मई के बाद हम सब कुछ उखाड़ देंगे। बहुत सारी बातें कही थी उसने। तो एफआईआर में उसका स्पष्ट विवरण दिया था और ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड पब्लिक अनरेस्ट उन धाराओं पे इन पे केस एफआईआर किया गया है, उसकी तहकीकात जारी है। तो इनके जो वकील हैं कल्याण बैनर्जी, उन्होंने जाके हाईकोर्ट में ये उन्होंने वक्तव्य रखा कि देखिए वो तो बहुत पहले किया था, लेकिन एफआईआर 15 तारीख को फाइल हुई है, तो कोई उसका इफेक्ट तो दिखा नहीं है, तो ये फालतू में एफआईआर करने का क्या मतलब है। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो जो वहां पे जस्टिस बैठे हुए थे, सौगत भट्टाचार्य शायद है उनका नाम, तो जस्टिस साहब ने कहा कि आपका क्या मतलब है कि अगर कोई हेट स्पीच करे तो अगर वायलेंस ना हो तो उसका संज्ञान ना लिया जाए। उसके बाद बहुत कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना करी गई और उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है कि एफआईआर तो जारी रहेगा, इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगा। ये था नंबर 1। दूसरा, एक मैंने आपको तस्वीर शेयर करी है जो एक स्क्रीन ग्रैब है बांग्ला चैनल टीवी 9 बांग्ला से। इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकती हैं, जो नेम प्लेट है उस पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। और अगर लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूं, नेम प्लेट पे लिखा हुआ है अभी शानी, अभी डैश शानी। तो ये अभी और शानी कौन है वो मैं बता देता हूं। अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शायोनी घोष कौन है, सबको पता है। वो टीएमसी की सांसद हैं जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनके पिता टीएमसी से संश्लिष्ट सिंडिकेट में काम करते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, और इनका दबदबा उस अंचल पे चलता है। और इस बार जो ममता बनर्जी की महिला मुख्य पात्र रही हैं, महुआ मोइत्रा,
उनके स्थान पे शाइनी घोष ने सबसे बड़ा कैंपेनिंग किया। ये देखिए लिखा हुआ है दरवाजे पे, अभी शाइनी। तो ये मैं बताता हूं, उसके नीचे बांग्ला में लिखा हुआ है कुछ, जरा उसको जरा ऊपर उठाएं। वो हेडलाइन शिरोनाम जो है वो मैं थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर देता हूं, फिर बता देता हूं मुद्दा क्या है। थोड़ा छोटा करें। নেম প্লেটে লেখা, আভি সানি অভিষেক সায়নির বাড়ি গিয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলেন পুরো अधिकारीরা। इसका मतलब ये है कि जो केएमसी कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे वो अभिषेक और सायनी के घर पे गए और उन्होंने वेरीफाई किया कि ये घर इन दोनों का जॉइंट ही है। उन्होंने डिक्लेयर करके रखा है दरवाजे पे ही। तो ऐसा है कि बताया गया था कि 24 ऐसे स्थल हैं, घर और ऑफिस इत्यादि, जो अभिषेक के नाम पे हैं, पर अभी टोटल संख्या जो है 40 एक्सीड कर गई है, जहां पे ये दूसरे लोगों के साथ मिलके इन्होंने ये घर वर खरीद के रखे हैं। तो उसमें से ये शाइनी घोष के साथ ऐसे 16 स्थल मिले हैं जहां पे दोनों का ज्वाइंट ओनरशिप है, और बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं जो दोनों का बैंक अकाउंट ज्वाइंट ओनरशिप पे है। अब भारतीय जो संहिता है उसमें एक इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन मिलता है कि अगर कोई स्त्री और पुरुष ज्वाइंट अकाउंट खोलता है, या तो वो भाई बहन हैं या फिर वो एक साथ हैं पति और पत्नी की तरह, या फिर वो एक कॉमन लॉ में कपल है। तो आप बाकी आप लोग समझ ही लीजिए। तो शांति निकेतन जो है इनके घर का नाम था, जहां पे अपने स्त्री और 2 बच्चों के साथ रहते थे। अब लोग कह रहे हैं कि तो ये क्या है, लगाव निकेतन। ये बात फैली हुई है। लगाव जो शब्द है वो बहुत ही निम्न स्तर का है, वो मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, और उसका मतलब है आप समझ लीजिए घर वाली बाहर वाली बात चल रही है। तो ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, मतलब हर दिन इसके हमें नजर आ रहे हैं कि अगर 40 प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति का है एक शहर में, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उसकी संपत्ति का आकार क्या होगा। ये एक शहर में, यहाँ पे और भी कई शहर हैं, भारतवर्ष में शहर हैं, सिंगापुर है, दुबई है, बहुत कुछ। अनुमान अब ये लगाया जा रहा है कि तोलाबाजी और कटमनी से इनका दैनिक जो आय था वो 20 से 30 करोड़ रुपए था। तो अब क्या है कि कल रात को इन सब चीजों को देखते हुए इनको फ्लाइट रिस्क समझा गया और एक निर्देश जारी किया है, जिसके आधार पे इनको नोटिस मिल गई कि आप भारतवर्ष छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, कलकत्ते में ही आप रहें, ठीक है, बाहर जाने पे मनाही है। और इसके साथ सुनने में यही आया है, आगे इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में ये आया है कि 6 और बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं टीएमसी के, जिनके ऊपर भी सिमिलर नोटिसेस जारी करी गई हैं। ये जो करप्शन का जो ये सारा कच्चा चिट्ठा निकल के आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अंक मैंने अभी बताए उससे ही आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, 15 साल से एक्यूमुलेट किया है तो लाखों करोड़ रुपयों की चोरी या भ्रष्ट तरीके से इनकम किया गया है, ठीक है, लाखों करोड़, और ये उसका एविडेंस सामने है। तीसरा, मैं वो एक और तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर करी थी, वो भी जरा दिखा दें तो लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे कौन सा करप्शन, क्या राज्य चल रहा है। ये एक व्यक्ति है। अब बंगाल में क्या है, लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आप सबको पता है कि मछली खाने का रिवाज है ना, तरह तरह के मछली खाते हैं लोग। तो ये एक व्यक्ति है, उसके सामने रखी थाल जो सजी हुई उसको देखें। थाल पे जो नॉर्मल यहाँ पे कस्टम होता है, पहले सब्जी भाजी वगैरह खाया जाता है, उसके बाद मछली खाई जाती है। जो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इससे एक 7-8 लोगों के परिवार का भरपेट भोजन हो सकता है। ये एक व्यक्ति खा रहा है। उसके पीछे देखें, एक सोफे पे बैठा है, वो एक बैंड लेपर्ड स्किन का सोफा है। वो क्या रहा है मैं बता देता हूं। ये व्यक्ति, इनका नाम है सुजीत बासु। अब सुजीत बासु साहब कौन है? ये मंत्री थे, दमकल मंत्री, यानी फायर एंड सेफ्टी। मैं इसी से ये एक उदाहरण मैं देना चाह रहा था, तो लोगों को समझ में आएगा कि लेवल ऑफ करप्शन क्या है यहाँ पे। दमकल मंत्री मतलब फायर एंड सेफ्टी, इसका मतलब आपने बिल्डिंग बनाई या आपका बिल्डिंग का उस समय इंस्पेक्शन हुआ, आपको सर्टिफिकेट मिला फायर एंड सेफ्टी का, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे खेल का कोई स्टेडियम हो, कुछ भी हो, सिनेमा हॉल, मॉल, हर चीज में फायर एंड सेफ्टी लगता है। तो सुनने में तो लगता है क्या है, बहुत ही माइनर मिनिस्ट्री है, तो जी नहीं, इसमें करप्शन का स्कोप बहुत हाई है। क्योंकि अगर आपको फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस नहीं मिलता है तो आपको एनओसी नहीं मिलती है, बिना एनओसी के आप बिल्डिंग को चालू नहीं कर सकते हो।
ठीक है, फिर हर साल उसका इंस्पेक्शन भी होता है, राइट। ऊंचे जो हाई राइजेस हो तो उसका तो 6 महीने में इंस्पेक्शन होता है, ये नियम के अनुसार है। तो हर बार आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो। अब आप सोचिए, लाखों बिल्डिंग पूरे एक इतने बड़े राज्य में, तो फिर क्या कलेक्शन होता होगा, क्या कलेक्शन होता होगा उसका मैं आपको बता देता हूं। इनके खाने पे ही सिर्फ मत जाएं। अभी इनके सुपुत्र का विवाह हुआ, उस विवाह में अब सामने निकल के ये आया है कि यहाँ पे JW मैरियट होटल है, सबको पता है JW मैरियट, मैरियट जो ग्रुप है उसका जो उच्चतर स्तर है उसका है, मतलब एकदम 5 स्टार डीलक्स कैटेगरी का होटल है। इन्होंने पूरा होटल बुक कर लिया, 200 कमरे हैं शायद उसमें, और एक हफ्ते के लिए वहां पे इनके गेस्ट ठहरे हुए थे। दिन का सिर्फ रेंट जो था वो था 14 करोड़ रुपया, यानी कि एक हफ्ते का 108 करोड़, सॉरी 98 करोड़ रुपया, मतलब 100 करोड़ खर्च दिया। और उसके बाद खाना पीना वगैरह वगैरह, सेवन जो भी है वो अलग, यानी 150 से 200 करोड़ तक तो खर्चा उन्होंने सिर्फ लोगों को ठहराने पे किया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि वेडिंग पे क्या खर्चा हुआ होगा। ये है दमकल मंत्री जो ऐसे थाल में सजा के खाते हैं। हो सकता है ये कोई विशिष्ट त्योहार पे खा रहे हो, वो हो सकता है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। जिस राज्य में आपका पर कैपिटा, चलिए राज्य छोड़िए, मैं सिर्फ कलकत्ते की बात करता हूं। कलकत्ते में पर कैपिटा इनकम है 1,54,000, 1,54,000 जहां पे पर कैपिटा है, वहां पे इस तरह का विलास क्या कैसा लगता है, आप लोग खुद सोचिए। ये है केवल दमकल मंत्री, और जो बाकी मंत्री हैं उनका भी आप सोचिए, एकदम शीर्ष स्थानीय जो हैं उनका सोचिए। इसको तो पूरे कट का भी एक कट ही मिलता होगा ना, उसी से ये आडंबर है इनका। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की, और ये दो अपडेट्स मैं इसलिए देना चाह रहा था दर्शकों को कि लोगों को अंदाजा चले कि ये केवल एक क्रिमिनलाइज स्टेट नहीं था। ऑब्वियसली माफिया राज था, तरह तरह के मैल गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस हो रहा था, लेकिन आप करप्शन का लेवल सोचिए, और ये मंत्री के स्थान पे ये है, तो बाकियों का आप सोचिए क्या हाल हो रहा हो, एकदम ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये जो क्लीन अप है ना, ये क्लीन अप जो करना है, ये एकदम गटर में घुस के क्लीन अप करना पड़ेगा। और इसीलिए जो तीव्रता शुभेंदु अधिकारी जी ने दिखाई, उस तीव्रता की आवश्यकता है। उस तीव्रता के बिना कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कमीशन बिठा के लॉन्ग टर्म इंक्वायरी करके कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव एक्शन से साफ करना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो है इनके जो सोर्सेस थे उपाय करने के, उनको बंद करके करना होगा। अच्छा, इन सब के बावजूद, और इस पे मैं इस बात को समाप्त करता हूं, फिर मुख्य दूसरे विषय पर चलेंगे। इस सब के बावजूद ममता जी क्या बयान दे रही हैं, वो कह रही हैं कि हाँ, ये जो सब हो रहा है ना, अगर हम जीतते तो हम भी ये सब कर सकते थे, हम भी ऐसे कानूनी कार्यवाही और दूसरे तरह की कार्यवाही कर सकते थे। मतलब आप सोचिए कितना निर्लज और कितना कोई बेहया हो सकता है कि जो सारा सामने आ रहा है उस पर बोल रहे हैं ये कुछ नहीं है, और अगर बीजेपी हारती तो हम बीजेपी के ऊपर ये करते, बीजेपी सीपीएम जो भी है, कांग्रेस जहां पे जो है। तो ये ऐसे तंत्र से ये जो राज्य है वो निकल के आए। एनीवे, अब चलते हैं, एक नया धूमकेतु भारतवर्ष के राजनीतिक आकाश में उभरा है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। बड़ा ही दिलचस्प नाम है। अच्छा, इसका थोड़ा सा जेनेसिस बता दें। जेनेसिस ये है कि इसका जन्म हुआ हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, सूर्यकांत जी, उन्होंने एक किसी मुकदमे में एक मंतव्य किया, एक कमेंट किया, एक ऑब्जर्वेशन था उनका कि जो जेन जी के लोग हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, काफी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, रील बनाते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने एक सामाजिक मंतव्य किया, एक ऑब्जर्वेशन, सोशल ऑब्जर्वेशन। अब वो कटु सत्य, जज जो होता है वो तो राजनीतिज्ञ नहीं होता, उसको कोई किसी के वोट की आवश्यकता नहीं है, वो कटु सत्य ही बोलते हैं, यही उनका काम है। तो उन्होंने बोल के उसको, मामला तो वो हो गया जो था, लेकिन उसके रिएक्शन में हमें एक नया चीज का पैरेलल दिख रहा है जो पहले नेपाल में हुआ और पड़ोस में बांग्लादेश में भी हुआ। दोनों राज्यों में, मेरा मतलब है दोनों देशों में क्या बोलते हैं, जस्टिस की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए या कुछ जजमेंट्स आए थे, जिसके प्रतिवाद में, जिसके रिएक्शन में वहां पे जेन जी ने प्रोटेस्ट चालू किए।
ठीक है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी वैसे तो अपने आप को एक सटायरिकल पेज बताती है इंस्टाग्राम पे, सटायरिकल पेज है एक्स पे और इंस्टाग्राम पे। हम लोग सिर्फ व्यंग, हास्य व्यंग पे फोकस कर रहे हैं, हमें तो बेकार और यूजलेस बता दिया गया है। और ये साहब हैं, एक क्या है, दिप्के नाम है शायद इनका, ये पुणे से आते हैं। किसी जमाने में ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग में काम कर चुके हैं, कार्यरत रह चुके हैं। उसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाके इन साहब ने जाके वहां पे एक मास्टर्स किया सोशल और डिजिटल मीडिया में पब्लिक कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो मतलब वही जो वहां पे वो सोशल मीडिया सेल का काम कर रहे थे, उसी पे मास्टर्स भी कर लिया। वापस आके जैसे ये चीज हुआ, सडनली कहीं से आते हैं एक्स पे, ये कॉकरोच जनता पार्टी छोड़ते हैं, एआई बेस्ड कुछ मीम्स बनते हैं, विजुअल मीम्स, फिर वो इंस्टाग्राम पे आते हैं। और काफी लोग इससे चिंतित हैं कि ये क्या है, ये फिनोमिनन कि एक दो दिन के अंदर सडनली ये 14 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य दो दल हैं उससे भी अधिक है। यहाँ पे 10.3 दिखा रहा है राइट नाउ, इसका अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे है वो 14 मिलियन है। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बांध देता हूं। इस वक्त भाजपा जो है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस दल का इंस्टाग्राम में फॉलोअरशिप है 8.7 मिलियन, ठीक है। कांग्रेस का है 13.2 मिलियन। तो पहले ही मैं ये प्रश्न दूंगा कि क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलोअरशिप से वोट मिलता है, इलेक्शन में जीतते हैं लोग? लग तो नहीं रहा है, कोरिलेशन तो कुछ खास बहुत स्ट्रांग लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी ओवरऑल पूरे देश में रिसेशन पे है। लोग क्यों सुनते हैं इनकी बात? देखिए, देश में एक दल जो है वो राजत्व करती है, तो उसके विरुद्ध जो भी मटेरियल इकट्ठा होता है कहीं पे, लोग कहीं तो जाएंगे उसको देखने या पढ़ने। तो ये जिज्ञासा, उत्सुकता होती है, उसलिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उससे सहमत हैं। तो ये 13.2 वर्सेस 8.7 का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम उनके इलेक्टोरल सक्सेस के हिसाब से देखें तो कांग्रेस कहीं बैठता ही नहीं है इस वक्त भाजपा के विरुद्ध, जो अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में अगर दायित्वपूर्ण लीडरशिप हो और वो लोग ठोस चीजों पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें तो बहुत कुछ निकल सकता है। देश में बहुत सारी चीजें जिसमें सुधार की आवश्यकता है, उस पर बहस हो सकती है, उसको हाईलाइट किया जा सकता है। पर कांग्रेस जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक, मैं तो इतना ही कहूंगा एक मोटे शब्दों में, वही करती हुई नजर आती है। तो ये जो कॉकरोच पार्टी है वो क्या कहती है कि हम लोग अब एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। पहले ये कह रहे थे हम हास्य व्यंग करने वाले हैं, हम सटायरिकल हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, कुणाल कामरा एक सटायरिकल ऑपोजिशन करने की कोशिश करता है, या फिर वीर दास अपने ओटीटी के शोज और इंस्टाग्राम वगैरह में करता है। तो ये कह रहे थे कि हम भी वैसे ही हैं, हम सिर्फ हास्य बयान करने वाले हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट, सडनली ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। अच्छा, अब आप लोग खुद ही सोचें, मैं कुछ आंकड़े यहां पे लेके आया हूं जो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। जैसे विदेश से शुरू करके मैं देश के आंकड़े देता हूं, एंड लेट अस टॉक अबाउट ओवरऑल फॉलोअर्स। तो हमारे देश में सबसे अधिक फॉलोअरशिप जो है वो विराट कोहली साहब का है। ही हैज 340 मिलियन फॉलोअर्स, जिसमें से 275 मिलियन जो है वो इंस्टाग्राम पे है, बाकी ट्विटर वगैरह पे है। श्रद्धा कपूर जो एक एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सक्सेसफुल है, उनका नंबर 2 आता है। उनके पास 93.1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है और 14 मिलियन जो है एक्स पे, एक्स हैंडल पे उनको लोग फॉलो करते हैं। उनके पास फेसबुक वगैरह नहीं, सॉरी, उनके पास फेसबुक है, एक्स पे वो नहीं। फिर अगर हम देखें कि जो सबसे पॉपुलर शोज हैं इस देश में, या यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, उसमें फॉलोअरशिप में सबसे आगे द रणबीर शो है, 39 मिलियन फॉलोअर्स। राज शमानी उसके बाद आते हैं, लेकिन यूट्यूब पे उनका अधिक है, लेकिन ओवरऑल 25.5 है। और ध्रुव राठी, वो हर एक जगह पे वो छाया हुआ है, मतलब उसके शोज हर एक जगह से ब्रॉडकास्ट होते हैं, क्लिप्स भी हर एक जगह पे मिलते हैं। वो लगभग ये 4-5 जो मेजर प्लेटफॉर्म है सब पे है, तो सबका मिला जुला आंकड़ा जो है 52 मिलियन क्लेम किया जाता है। पॉलिटिशियन जो है दुनिया भर में सबसे अग्रणी अगर देखा जाए, सिर्फ एक्स की बात करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम, ओबामा सबसे आगे हैं जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं,
अमेरिकी युक्त राष्ट्र के, उनके 131 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मोदी साहब के 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके बाद ट्रंप के 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं। Would you believe that he's 19 मिलियन है, जो भी हो। तो ये जो है इनका, इंस्टाग्राम में ओबामा है नहीं, मोदी साहब का 100 मिलियन है और ट्रंप का केवल 43 मिलियन है। तो ऐसा है कि फॉलोअरशिप से ही अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, राजनीतिक जो डिस्कोर्स, उसको डोमिनेट कर पाता, तो फिर श्रद्धा कपूर जी या फिर विराट कोहली साहब, या सोच लेते हैं एजाज खान या राखी सावंत, दोनों का 13-14 मिलियन फॉलोअरशिप है, वो बहुत बड़े सक्सेसफुल नेता बन जाते। सुना तो ये है कि राखी सावंत एक बार चुनाव में खड़ी हुई, उनको 4 वोट मिले, जो चारों उनके परिवार के लोग थे। एक और केस था, अगर बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी की हुई थी उन्होंने, रोड्स के चेक करना और काफी इस तरीके के वीडियोस बहुत वायरल होते थे। उनको 400 वोट्स भी नहीं मिले, इलेक्शन में आए, ठीक है, सीट मिल गई, किसी तरीके से टिकट मिल गई, बट इट डिड नॉट इवन गेट 400। बहुत सारे तो बॉट से खरीदे जाते हैं ना दादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीजों पर भी आ रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा अनपैक करना चाहता हूँ। आपको शायद एक और आपको उदाहरण दे दूं, उसके बाद हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका। उदाहरण ये है कि इरोम शर्मिला जी थी, वो हंगर स्ट्राइक पे थी मणिपुर में, ठीक है, उनके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो वोट मांगने गई तो उनका भी वैसे 200 कुछ वोट आया, कुछ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। सी, आप एक सोशल कमेंट्री करें या कोई हास्य व्यंग के हो या फिल्मी दुनिया से हो या स्पोर्ट्समैन हो, ऐसे वोट कन्वर्शन नहीं होता है। ये मोदी साहब की पार्टी को वोट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो ट्विटर पे एक्टिव है, अपना वक्तव्य रख रहे हैं वहां पे, तो भाई कई स्थान पे जहां पे वक्तव्य रखा जाता है, जो ग्राउंड पे स्थिति है ना, वो अलग तरीके से चलती है, खासकर भारतवर्ष में। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतवर्ष रेवोल्यूशन प्रूफ है, लेकिन जो डीप स्टेट है, जो नेपाल और बांग्लादेश में जो तथाकथित रेवोल्यूशन था उसके पीछे थी, और उन्हीं के जो क्रीचर्स हैं, जैसे ये तारिक अनवर हैं बांग्लादेश में, वो MI6 की पैदावार लोग कहते हैं, बालेन शाह जो नेपाल में है वो कहते हैं CIA की पैदावार है, ठीक है। ये मतलब इनका नंबर 1 ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। केजरीवाल खुद वो कहीं पे भी नहीं था, सडनली वो आके इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ गया, उसको पॉपुलैरिटी मिली, ब्लेसिंग्स मिल गया, फिर वो गल्फ जाता है, पता नहीं कहां से पैसे वैसे ले आता है, मेरे ख्याल से कतर के थ्रू पैसे मिले होंगे वाया द डीप स्टेट, और ये सडनली इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हो जाती है, आप, ठीक है ना, और वो दिल्ली का चुनाव जीतती है, फिर पंजाब, आप सबको वो पता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज तो ये है कि अगर मैं अभी चाहूं, मैं भी अपने आप को एक व्यक्तित्व बना सकता हूं, जैसे वो औरी बोल के एक व्यक्ति है, सुना है उसने बॉट्स का यूज करके अपने आप को सेलिब्रिटी बना लिया, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और भी बताता हूं आपको, भारतवर्ष में बेस्ट सेलर बनने के लिए बुक्स का आपको 5000 कॉपीज सेल करना पड़ता है। आप खुद ही सारे कॉपीज खरीद लो, 3-4 न्यूज चैनल्स पे जाके अपने आप को इंटरव्यू करवा लो, डिक्लेयर कर दो मैं तो बेस्ट सेलर राइटर हूं, फिर लोग उत्सुकता में ही जाके खरीदते हैं, फिर सेकंड एडिशन हो जाता है, ओके। उसके बाद इनको विजिबिलिटी मिलती है, तो कई लोग जाके फेस्टिवल्स में बात करते हैं और फिर सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों का मैं ये कह रहा हूं कि सडनली कोई 14 मिलियन या 140 मिलियन भी फॉलोअर्स लेके आए, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये और एक और आंकड़ा देता हूं, मैंने देखा, एक एस्टिमेट मुझे मिला AI सर्च करके कि टोटल जेनजी कितने हैं भारतवर्ष में, क्योंकि ये द कॉकरोच पार्टी अपने आप को जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव बताती है, उनके खुद का डिक्लेरेशन है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो टोटल है देश में 472 मिलियन जेनजी, यानी कि जो लोग 2003 और 2012 के बीच में उन्होंने जन्म लिया, वो जेनजी है। तो अगर 472 है तो ये 14 मिलियन की जो संख्या अभी है वो 3% है, ठीक है, वो 140 मिलियन बन जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो। अब वो सक्सेस के पीछे कारण कुछ और हैं। देखिए, इस वक्त हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या असंतोष है जेनजी में? पूरे विश्व में है, ये एक असंतुष्ट जनरेशन है। हर 40-50 साल में आपको एक ऐसा जनरेशन उत्थिष्ट होता हुआ दिखेगा, जैसे 1960s में वो फ्लावर पावर बोलते थे, हिपीज का जनरेशन आया था,
यूनाइटेड स्टेट्स में चालू हुआ, फिर यूरोप और बाकी विश्व में भी फैल गया। भारतवर्ष में भी था, यहाँ पे मेट्रो शहरों में भी हिप्पीज थे हमारे देश के। तो अब जो है, जो आर्थिक स्थिति उस समय थी, उथल पुथल था विश्व भर में, बड़े युद्ध चल रहे थे, इकोनॉमी डाउनटर्न में आई थी, उससे उभर के एक गोल्डन पीरियड आया जो 30-35 साल चला, फिर 2008 का क्रैश हुआ। उसके बाद से जो स्थिति है ना, ये एक माउंटेन ऑफ डेट पे खड़ी हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज दे हैव गॉट। तो ये एक स्थिति तो है, और मैं कई बार ये बता चुका हूं, मैं आज फिर से दोहराऊंगा कि ये जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नया औद्योगिक क्रांति जो आ रही है, इसके चलते डिग्रीज का उतना मायने नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके पास स्किल्स क्या है। हर चीज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में होगा, आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप स्किल डिलीवर कर सकते हो, वैसे आपको आंका जाएगा, वैसे आपको पे किया जाएगा। वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एचआर अप्रेजल्स वगैरह वगैरह, ये जो स्थिति है ना, ये समाप्त होने के कगार पे है। अगले 3-4 साल में आप देखना, भारतवर्ष में भी ये स्थिति आ जाएगी। जेनजी जो है वो बेटर एजुकेटेड है अपने प्रीवियस जनरेशन से, तो वहां पे जो प्रतिशत है लोगों का जिनके पास या तो डिप्लोमा या डिग्री या कुछ है, वो काफी अधिक है। लेकिन वो कितने हैं, उसका भी मेरे पास एक आंकड़ा है, मैंने उसमें देखा कि लगभग 60 मिलियन ऐसे हैं, यानी 472 मिलियन टोटल में से 60 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ डिग्री है या प्रोफेशनल एजुकेशन है, कुछ है। तो क्या 60 मिलियन अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, असंतुष्ट हैं? जी नहीं। 60 मिलियन में से लगभग 46 मिलियन जो हैं कुछ ना कुछ व्यवसाय या काम कर रहे हैं, या किसी चीज में वो गेनफुली एम्प्लॉयड है। तो 14 मिलियन का ही वो बचता है जो अनएम्प्लॉयड है उनमें से। बाकी जो है ना, आप पूछेंगे फिर बाकी 410 मिलियन का क्या, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे शहरों में रहते हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंट की जगह व्यवसाय ढूंढे जाते हैं। वो वैसे भी व्यवसायों में ही काम कर रहे हैं, तरह तरह के, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कुछ और किराने की दुकान हो, कुछ भी हो, तो उस टाइप के हैं। लेकिन सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, सब मोबाइल एप्स चलाते हैं, सब गेमिंग करते हैं, उनके कुछ कल्चरल वैल्यूज सिमिलर हैं, सिमिलर चीजों पे हंसते हैं, सिमिलर चीजों पे रोते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, एक सोशल क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन एक हद तक हो गया है। लेकिन इसके भी लेयर्स हैं। देखिए, इस देश में जो ये पश्चिम बंगाल था ना, ये एक सिग्नल था। किस चीज का सिग्नल था? एक स्तर पे ये था कि जो जेन जी पर्टिकुलरली है, उनका जो धैर्य है, और जो मिलेनियल्स हैं, उससे पहले वाला जनरेशन, उनका धैर्य की सीमा जो है वो काफी कम है। मेरे मेरे पहले जो जनरेशन आए थे, मैं हूं जनरेशन एक्स, मैं तो मिलेनियल नहीं हूं। मेरे पहले जो जनरेशन थे, यानी पता नहीं उसको क्या कहेंगे आप, तो वो जो जनरेशन थे वो काफी धैर्य रखते थे। तो 25 साल कांग्रेस सरकार को झेल लिया, 34 साल सीपीएम को झेल लिया, उसके बाद 15 साल ममता जी को झेल लिया। अब जो है, फास्टर पेस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस नहीं है, पर किस चीज का है उनके पास, उनका डिमांड्स क्या है? नंबर 1, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज रिजन, बट ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड नहीं है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रीजनल बेस्ड नहीं है। नहीं तो विजय जोसेफ, वो एक उन्होंने अजीब कॉम्बिनेशन बना के जीत हासिल की, वो नहीं जीतते। नहीं तो पश्चिम बंगाल में ये अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आता। जेनजी जो है वो इट्स एबल टू लुक बियॉन्ड कास्ट, इट्स एबल टू लुक बियॉन्ड रीजनल आइडेंटिटीज। उनका एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है, उसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग हैं। ठीक है, एक एस्पिरेशन ये है कि हमारा कॉम्पोजिट आइडेंटिटी क्या है। तो हिंदू कंसोलिडेशन अवश्य हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली स्टेटिस्टिकली ट्रू। एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो आपको क्या लगता है दूसरे प्रदेशों में नहीं है? जिंजी के अंदर भी जिज्ञासा है अपने पास्ट के बारे में जानने की, क्योंकि क्या है कि आप एक तो इंटरनेट को यूज करके तरह तरह के भ्रामक विचार भी फैला सकते हो। जो आपने गलत एजुकेशन दिया है अपने हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, उसको रेनफोर्स कर सकते हो। जो ये लेफ्ट या लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड या वोक आइडियोलॉजी के लोग बहुत माहिर है उसको करने में। लेकिन
एक स्पेस ये भी क्रिएट हो जाता है कि ये लोग हर चीज को आसानी से मानते नहीं है, इनको ब्रेन वॉश करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो क्वेश्चन भी करते हैं। जब सवाल करते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव्स भी उनके सामने रखे जाते हैं और फिर जाके ये लोग रिसर्च करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, ये दूसरा भी एक ऑल्टरनेटिव व्यू है। और हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा अगर कास्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या है? एक भारतीय आइडेंटिटी, एक सॉवरेन आइडेंटिटी। तो वो चीज जो है, मुझे नहीं लगता है कि जो डीप स्टेट के कॉकरोच मैनिपुलेटर्स हैं जनता वो समझ पार्टी पाए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी उस तरीके के जेंजी को तो लुभा नहीं पाएगी, बट एक नहीं बहुत लुभा पाएगी, एक नहीं लुभा फनी चीज पाएगी। बता। हाँ, एक फनी चीज है, आई जस्ट रिमूव दिस बिकॉज वो वापस अकाउंट हट गया था इंडिया में, पर 2 घंटे बाद वो नए दूसरे नाम से आ गए। तो बेसिकली इससे तो दैट मीन वही उसी का हाँ इंगित मिलता है, वही संकेत कि है कि भैया इसके पीछे वो, देखिए अगर बेकार लोगों का ये प्लेटफॉर्म है, ये बोलते हैं ना हम लोग बेकार हैं, तो अनएम्प्लॉयड लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? और ये अपने आप एग्जैक्टली को पॉलिटिकल मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? 14 मैनिफेस्टो मिलियन बड़ा मजाक नहीं है। मैनिफेस्टो बड़ा अजीब सा है। आई मीन इस टाइप का हाँ, मैनिफेस्टो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा और दूं जो मैं भूल गया था देना। मिस्टर बीस्ट जो हैं, जिमी डोनाल्डसन, जो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेटर हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर भी हैं, ठीक है? तो ये मिस्टर बीस्ट के 660 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से अधिकांश पेड सब्सक्राइबर्स भी हैं। पर मिस्टर बीस्ट 2012 में उन्होंने चालू किया, 2023 यानी 11 साल लगा 150 मिलियन की संख्या में पहुंचने में, ठीक है? उनको एक साल में 14 मिलियन कभी नहीं मिला था। तो ऐसा तो नहीं है कि असंतोष का, आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए, असंतोष का लेवल इतना ज्यादा है और ये इतना ही बढ़िया मजाक या व्यंग कर रहे हैं कि लोग भीड़ करके उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे तो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें बॉट की संख्या कितनी है, कितना प्रोमोटेड है, कितना डायरेक्टेड ट्रैफिक है, ये अच्छी तरह इसका विश्लेषण करेंगे तो आप यही पाएंगे कि ज्यादातर वही है। तो एक हवा क्रिएट की जा रही है, जैसे नेपाल में किया गया। बलेन शाह एक पॉपुलर रैप आर्टिस्ट थे, फिर उन्होंने अपने रैप में पॉलिटिकल मैसेजेस देना चालू किया। कब से? जब से एक एनजीओ के साथ वो जुड़े थे, उस एनजीओ को अमेरिकियों ने पैसा दिया और फॉलोअरशिप उनका बढ़ाया गया। एनजीओ ने अपने लोगों को कहा जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था कि जाके इसको फॉलो करना चालू करो। तो ऑर्गेनिक कुछ होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बांग्लादेश में भी वही किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना पहला उम्मीदवार भी मिल गया बाय द वे, एंड दैट इज फ्रॉम मऊ। वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार मिल गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, यूपी के इलेक्शंस में वो लड़ेंगे। अच्छा दादा, इनका आइए आइए, जरूर आइए, दादा बहुत इनका मजा आएगा। मैनिफेस्टो। हाँ, इनके मैनिफेस्टो। इनके जो फर्स्ट पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, उनमें नाम मैं आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा जी हैं। वो, उनको बड़ा अच्छा लगा ये। और फिर कुछ पत्रकार भी हैं जिनके नाम मैं गिनाने का कोई मतलब समझता नहीं हूं, पर वही लोग हैं। देखिए क्या हो रहा है इस वक्त, आपको समझना पड़ेगा। देश में जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें एक सडन रिवाइवल हो रहा है हमारे अपने संस्कृति और सनातन विचारों का। लोग अपने आइडेंटिटी के प्रति बहुत ही ज्यादा संत्रस्त हैं, क्योंकि पता है सबको कि पाकिस्तान एक तरफ और बांग्लादेश दूसरी तरफ, अमरीकी लोग अपना हाथ डाल रहे हैं, चीनी लोग हाथ डाल रहे हैं, आईएसआई उछल रही है, ठीक है? तो इस स्थिति में जो क्या होता है, देश जो है वो संगठित हो जाता है, वो एकबद्ध हो जाता है। तब वो लोग ये नहीं देखते कि भाई हमारा वो एक माइक्रो आइडेंटिटी है, ये सब नेशनल है। कोशिश किया था ना टीएमसी ने, इस बार भी नहीं चला ना। तो इसका मतलब हवा जो है पूरे देश में वो अलग है। और अगर इस वक्त डीप स्टेट अपने ये जो मैनिपुलेटिव चीजें करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे हम हवा क्रिएट करेंगे, तो बहुत गलत है। भारतवर्ष जो है ना, वो अपने आप में महादेश है। इसमें कोई एक संप्रदाय नहीं है, बहुत सारे संप्रदाय हैं। हमें जो जोड़ती है वो है हमारा कॉमन इतिहास। हमें जो जोड़ती है वो है एक एक सांस्कृतिक धरोहर, जो इनके गोरों के दिमाग में घुसता नहीं है। यही जी, लोग उन लोगों को ट्रेन करते हैं, लेफ्टिस्ट को, जो फिर उनकी ट्रेनिंग के बेसिस पे थ्योरी खड़ा करते हैं, फिर उनको फीडबैक देते हैं। तो ये क्लोज लूप है, विच इज इम्पर्वियस। उनको समझ में नहीं आता कि भारतवर्ष चलता कैसे है। तो ठीक है, जी। कॉकरोच ज्वाइन जनता करने पार्टी में कहां तक जाती है देखेंगे। सटारिकल में इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। जबरन देखिए ना, शामिल होने के मापदंड जबरन पसंद से या सैद्धांतिक तौर पर निश्चित रूप से बेरोजगार हो, शारीरिक तौर पर शिथिल लेकिन मन अस्थिर हो, हमेशा ऑनलाइन रहे कम से कम 11 घंटे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी,
पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में माहिर, बशर्ते वह तीखी और खरी और ऐसे मुद्दे उठाए जो सचमुच में मायने रखती हो। ठीक है, अब ये तो इनके फाउंडर के बारे में डिटेल्स थी। मैनिफेस्टो, सीजी पे मतलब ये कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। एक भी असली वोटर का नाम कटा तो चुनाव आयोग पर कार्यवाही होगी और यूएपीए के तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि मताधिकार छीनना आतंकवाद की कार्यवाही। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। प्रभावशाली बिजनेसमैन से जुड़े मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द होंगे। एमएलए पी क्या एम एमएलए एमएलए या एमपी पार्टी छोड़कर छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने नहीं दिया जाएगा। रोक ठहराया जाएगा और चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद हासिल करने पर 20 साल तक के लिए रोक लगी। इट लुक्स लाइक हाँ, तो इससे देश का उद्धार कैसे होगा? देश का विजन क्या है इनका? कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? रोजगार के साधन कैसे होंगे? स्किलिंग कैसे होगा? इन चीजों पे कोई वो नहीं है। तो ये मतलब बेरोजगार लोग अपना ही बेरोजगारी को वो चलाते रहेंगे। और वो जो वेस्ट में अभी चला है ना, थॉमस पिकेटी की एक बेसिक यूनिवर्सल इनकम हो, जिससे आप 11 घंटा वही इंटरनेट करते रहें और शिथिल ही रहें, अगर वही दिशा में जाना है तो लोग इनको वोट देंगे। पर आपको क्या लगता है कि वही चाहते हैं लोग? लोगों के पास टाइम है क्या यही सब करने के लिए? मैं फिर से दोहरा देता हूं, 472 मिलियन जेनजी हैं, जिसमें से 60 मिलियन जो हैं स्किल्स या प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह ये सब हैं। 46 उनमें से एम्प्लॉयड हैं, 14 नहीं है। और बाकी जो है वो डिफरेंट व्यवसायों में लिप्त हैं। तो ठीक है, हंसी टट्टा करने के लिए सब देख लेंगे। बहुत टाइम है लोगों के पास आजकल, रात रात भर जाग जाग के वो करते हैं, वही करेंगे। क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकती है? कुछ है ही नहीं। it doesn't have the stamina, it doesn't have the appeal. Even कुछ Gen Z शिथिल भी लोग नहीं क्या प्रोटेस्ट करेंगे? शिथिल लोग करेंगे क्या, अगर ये अपने आप को शिथिल ही बता रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच दादा। पर देखते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आने से पहले मे बी दे माइट ट्राई एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ अ स्टिर। और जिस तरीके से बीजेपी से अपने आप को आगे दिखा रहे हैं, और ये जो बंदा है अभिजीत दीपक, इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज नॉट वेरी गुड। 2020 ये के दीपक इलेक्शन है में या दिपके है? मेरा तो इनका नाम दिपके है शायद, अभिजीत नहीं दिपके। अभिजीत दीपक नाम है इनका। मैंने स्क्रीनशॉट पे भी लगाया था, इसीलिए दिपके हैं आप। यू राइट, दिपके थोड़ा अलग ही नाम है। तो पुणे से आते हैं ये, दिपके हैं। हाँ, पुणे से आते हैं। बट अभिजीत दिपके का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2020 के जब भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीता था, तो सोशल मीडिया इंचार्ज ये बंदा था, मीम्स बनाने में और सैटारिकल बनाने में, ह्यूमरस पोस्ट बनाने में। he had a big advantage and he was really good at that, and that is why 2020 के इलेक्शंस में, जो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस थे, they had quite a good starting also, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उसने बहुत कोहराम मचाया हुआ था अपने सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड बिकॉज ही इज नॉट डिस्कनेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अभी आने वाले हैं इलेक्शन, एंड रिमेंबर यूपी में ये पार्टी का कोई बहुत ज्यादा खास ग्राउंड नहीं है, बट देयर इज पंजाब, जहाँ पे इस तरीके की मीम्स और इस तरीके की चीजों को लोग देखते हैं। ठीक है, हंसी के रूप में ही देखते हैं, बट देन दे एब्जॉर्ब इट आफ्टर सम टाइम, एंड दैट इज वेयर आई एम वरिड, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन, इट देयर कैन नॉट बी सो मेनी कोइंसिडेंसेस। बट देखते हैं, बहुत सारी कड़ियां जो है वो वक्त के साथ खुलेंगी, समय के गर्भ से निकल कर आएंगे। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दादा, आई थिंक यू वांट टू ऐड समथिंग। जी। विद्रोह हो सकत ना है। ठीक है, सबको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, जय हिंद। थैंक यू दादा।